बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are starting lecture number 2 in organic chemistry, chapter number 13, Federal Board of Intermediate and Secondary Education. जैसा कि मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास में S&P ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता है पीरियोडिक टेबल की एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होते हैं, जिनको अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सट्रीम राइट साइड पे होते हैं, और इनको ब्लॉक्स में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके एस और पी सबशेल में होते हैं। एनीवेज, कल मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर 13, इसमें सिर्फ एक पीरियड है जिसकी हमने स्टडी करनी है और 4 ग्रुप्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। तो अगर हम आज का टॉपिक देखें और हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्दर हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें एटॉमिक साइज और उसका ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो 3-4 हम ये डिस्कस करेंगे। अब देखें, एक पीरियड सिर्फ ये जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है, सिर्फ इसके बारे में आप लोगों को इस चैप्टर में बताया जाएगा, लेकिन अब जरूरी नहीं होता। देखें, जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी, जो ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा, वही चीजें सेकंड पीरियड पर भी अप्लाई होंगी, वही चीजें फोर्थ पीरियड पर अप्लाई होंगी, क्योंकि जो जो चीजें हम इस थर्ड पीरियड के लिए पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट वही चीज, सारी चीजें तमाम पीरियड्स के ऊपर अप्लाई होती हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि हमने फोकस रहना है अपने कोर्स मटेरियल के हवाले से और हमारी बुक के हवाले से, तो हमारी बुक में चूंकि थर्ड पीरियड को एक्सप्लेन किया गया है, तो हम सिर्फ इस थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो अगर हम लोग पहली एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात करें, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जो आपका पीरियड 3 है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो स्टार्ट होता है सोडियम से और खत्म होता है आर्गॉन पर। अब आपको ये पीरियड 3 के जो एलिमेंट्स है ये फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। सोडियम से ये स्टार्ट होता है, दरमियान में क्या आता है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से, सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप, फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप, सल्फर सिक्स्थ ग्रुप, क्लोरीन सेवंथ, एंड आर्गॉन आठवां ग्रुप, जिसको 8th ए या 18 ग्रुप हम इसको कहते हैं। अब ये एलिमेंट्स के नाम आप लोगों ने थर्ड पीरियड के ये याद कर लेने हैं, क्योंकि बार बार थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का जिक्र होगा, हम इनमें ट्रेंड्स देखेंगे, हम इनके रिएक्शन देखेंगे, तो इसलिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा होती हैं, कंसेप्चुअल चीजें भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअल चीजें नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुकाबले में यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। एनीवेज, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सोडियम एटॉमिक नंबर है 11। अब चूंकि हम थर्ड पीरियड की बात करें, तो देखें यहाँ पर ये तमाम के तमाम एलिमेंट थर्ड पीरियड से रिलेटेड लिखे हुए हैं। तो आपको ये सवाल आ सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, तो वो आपसे, या एमसीक्यूज में कोई आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि कोई एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट जो है वो क्या हो सकती है, तो इस तरह से कोई एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इसमें क्या है, नियॉन। अब नियॉन जो है ये एक नोबल गैस है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नियॉन से रिजेंबल करती है, तो यहाँ पर हमने नियॉन लिख दिया। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, जो कि आप लोग करते आए हैं अब तक, वो वही सारी चीजें उस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नियॉन लिख दिया, तो इसका मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन हमने कवर कर दिए। अब 10 इलेक्ट्रॉन के बाद आगे फर्दर क्या आ जाता है जी, एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है सोडियम का, तो वो 3s1। देखिए, ये जो पीरियड नंबर होता है, याद रखें, ये नंबर ऑफ वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए होंगे कि जो पीरियड नंबर होता है ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल, कि किसी भी एटम के आखिरी शेल जो है वो कौन सा होगा, उसका आखिरी शेल। अब सोडियम थर्ड पीरियड से, इसका आखिरी शेल, इसमें 3 शेल्स होंगे, दूसरे लफ्जों में मैग्नीशियम देखें तमाम के अंदर 3 शेल्स हैं,
ये और बात है कि उनके सब शेल चेंज होते रहते हैं। अब सोडियम को हम अल्कली मेटल कहते हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सब शेल में होगा। और सोडियम पहले ग्रुप से है, ग्रुप नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर मैं एक और चीज ग्रुप नंबर के हवाले से भी लिख दूं, जैसा मैंने पीरियड नंबर बताया नंबर ऑफ वैलेंस शेल, तो ग्रुप नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम पहले ग्रुप से है तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पीरियड 3 है तो तीसरा इसका जो है वो शेल होगा या वैलेंस शेल इसका 3 होगा, तो 3s1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल। ये अक्सर एमसीक्यूज में ना आपको वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ ली जाती है। अब मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 3s2 लिखा जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वो तीसरे ग्रुप से है, अब इसमें s तो फिल हो जाता है 3s2, अब एक इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है वो p में चला जाता है, और p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, px py एंड pz, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके px में आ जाएगा। सिलिकॉन में अब 2 हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के हवाले से एक बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है कि आपसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है, लेकिन तमाम के तमाम अब ये दोनों s ब्लॉक एलिमेंट्स थे सोडियम और मैग्नीशियम, इनमें s तक इलेक्ट्रॉन रहे, ये तमाम के तमाम p ब्लॉक से रिलेट करते हैं, तो इनमें आप देखें p सेल सब शेल जो है वो फिल होता जा रहा है। एल्यूमिनियम में एक इलेक्ट्रॉन था तो वो px तक रहा, सिलिकॉन में 2 होते हैं तो वो px और py पे चला गया, फास्फोरस में px py pz हो गया, सल्फर में फिर px में 2 हो गए, py और pz में एक एक, आहिस्ता आहिस्ता आप देखें p सब शेल जो है वो फिल होता जा रहा है, और आखिर में आप देखते हैं आर्गोन में कि p भी सब शेल जो है वो फिल हो जाता है, px में भी 2 हो गए, py में भी और pz में भी, और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते थे, तो ये फिल हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है, अब चूंकि आप लोग 9th 10th की क्लास में तो है नहीं कि आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाएगी जी, प्लांक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकती है, ये तो आपने 9th 10th में भी पढ़ा। अब यहाँ पर एक तो आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़हन में रखनी होती है, दूसरा आप लोगों ने एक रूल ज़हन में रखना होता है, कंप्लीट फील्ड और कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। यानी अक्सर ये सवाल आ जाता है कि मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी को आगे फर्दर में आयोनाइजेशन एनर्जी में भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जी आपसे सिंपल सवाल पूछ लिया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम व्हिच वन इज मोर स्टेबल, तो आप कहेंगे कि जी मैग्नीशियम इज मोर स्टेबल। अब उसकी वजह यह है कि इसके पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका आखिरी शेल सब शेल कौन सा है, s, और s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। इसका s सब शेल जो है ये कंप्लीटली फिल्ड है। अब इसमें क्या है, इसमें इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो p में, और हमें पता है कि p में ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 6, और इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, px py pz। अब इसका जो p है ये कंप्लीट फील्ड नहीं है, ना ही ये हाफ फील्ड है, यानी या तो ये होता है कि px के आगे py pz उनमें भी एक एक होता, या px py pz तीनों में 2 2 होते जैसा कि ये आर्गोन में होता है। तो कहने की बात यह है कि जिस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस सबशेल पे खत्म हो, या तो वो पूरा फील्ड होना चाहिए या वो पूरा हाफ फील्ड होना चाहिए, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s पे खत्म होती है और उसमें 2 हैं तो इसलिए ये स्टेबल हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म होती है, या तो इधर हमारे पास px py pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता, या तीनों में 2 2 होते तो ये स्टेबल होता, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फास्फोरस और सल्फर के केस में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब फास्फोरस और सल्फर में कौन ज्यादा स्टेबल है जी, फास्फोरस। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p पे खत्म होती है और px py pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चला जाता है कंप्लीटली हाफ फील्ड के ऊपर, या तो हाफ फील्ड हो सारे। और अगर सल्फर की बात करें, इसमें क्या है कि px में 2 है, py और pz में एक एक है। अब ये ना तो कंप्लीट फील्ड है, यानी या py और pz में 2 2 होते तो ये कंप्लीट फील्ड हो जाता, या कंप्लीट हाफ फील्ड होता कि दोनों तीनों में एक एक होता, जैसा कि नाइट्रोजन का केस था। तो नाइट्रोजन में क्या है कि कंप्लीटली हाफ फील्ड हो जाता है, तो इसलिए वो ज्यादा, सॉरी फास्फोरस में कंप्लीटली हाफ फील्ड हो जाता है तो इसलिए वो स्टेबल हो जाता है। और सल्फर में कंप्लीटली हाफ फील्ड नहीं होते ऑर्बिटल, या px जो होता है ये इनकम्प्लीट होता है, होता तो फास्फोरस में भी इनकम्प्लीट है, लेकिन उसमें एक रूल है कि जी 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड की कैटेगरी में चले गए, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी होते हैं ये स्टेबल होते हैं। तो इससे आप लोगों को समझाने की बात यह है कि आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है, और ये सिर्फ 2 जगहों पर आपको ये बिहेवियर देखने में मिलेगा।
एक ये सोडियम और मैग्नीशियम के केस में, सॉरी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के केस में ये बिहेवियर देखने में मिलता है। एक ये फास्फोरस और सल्फर के केस में बिहेवियर सामने आता है। और इन्हीं से ही सवाल पूछा जाता है कि किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर हम स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आप उसमें बताएंगे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम और फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस। अच्छा, यही चीज आपको सेकंड पीरियड में भी देखने को मिलेगी। अब सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन के ऊपर होता है, फास्फोरस के ऊपर होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऊपर होता है ऑक्सीजन। तो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो फिर नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा। जिस तरह फास्फोरस और सल्फर में फास्फोरस स्टेबल है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें भी यही है कि पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और ऑक्सीजन में क्या होगा, पीएक्स में दो होंगे, पीवाई और पीजेड में एक एक होगा। तो ये कंप्लीट हाफ फील्ड की कैटेगरी में आ जाता है और ये किसी कैटेगरी में नहीं आता। सिमिलरली आप यहाँ मैग्नीशियम के ऊपर देखें तो ये बेरिलियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम के ऊपर देखें तो बोरॉन हो जाएगा। तो बेरिलियम और बोरॉन को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो सेकंड पीरियड है, हम सेकंड पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में आपको यहाँ पे और फास्फोरस और सल्फर में एनॉमलस बिहेवियर देखने में मिलेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ड्रामाई तब्दीली आती है कि हमें एक रूल बनाना पड़ता है, या हम एक बताते हैं कि जी अगर तो तीनों में पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा तब वो स्टेबल होगा, या तीनों में दो दो होंगे तब वो स्टेबल होगा। और यही वजह होती है कि आर्गॉन जो होता है ये सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पी एक्स पी वाई पी जेड में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कंप्लीटली फील्ड की कैटेगरी में चला जाता है। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल तो वैसे ही बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जिसमें आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक रूल देखा, और ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के नाम देखे। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। ये तो अब देखें यूनिवर्सल सी बात है, या आप लोग 10th क्लास में बड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ कर आते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। और ये भी आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, जैसे आप देख सकते हैं, और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। और अब हमने हमने तो सारे की बात नहीं करनी, हम तो पढ़ रहे हैं थर्ड पीरियड, ये वाला पीरियड, ठीक है। तो हम तो सिर्फ इसकी बात करेंगे कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में आपको क्या एटॉमिक साइज में बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो ये भी सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा जो साइज है वो सोडियम का है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज में कमी आना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम का साइज छोटा है, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, तो ऐसा ऐसा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है, और आर्गॉन पे जाकर ये बहुत ही छोटा हो जाता है। अब इसकी रीजन आप लोग प्रीवियस ग्रेड्स में भी पढ़ा है, मैं भी इसको एक दफा रिकॉल करवा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब सोडियम के आखिरी शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में है दो इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे देखिए शेल चेंज नहीं हो रहा, शेल तो वही रहा, इसके पास भी तीन शेल हैं, इसके बाद भी तीन शेल हैं, इसके बाद भी तीन शेल हैं, क्योंकि मैंने कहा पीरियड नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ शेल। इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर शेल तो सेम है, लेकिन आखिर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसमें 3 हो जाते हैं, इसमें 4 हो जाते हैं, इसमें 5 हो जाते हैं, इसमें 6 हो जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होती जाती है, जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। So when we go from left to right along a period, then effective nuclear charge increases due to increase in number of electrons, but no new shells are added. नया शेल ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और एटम का साइज क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ये छोटा हो जाता है। तो ये है हमारे पास एटॉमिक साइज। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट जो अक्सर पेपर में आ जाता है, आयन का और न्यूट्रल एटम का। तो केटाइन का जो साइज होता है वो अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, और एनाइन का जो साइज है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। तो अब केटाइन क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जिस तरह सोडियम है। यानी अगर हम कंपेयर करते हैं सोडियम को उसके आयन के साथ, सोडियम पॉजिटिव के साथ, अब सोडियम पॉजिटिव के केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और दूसरे लफ्जों में होता ही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और एटम का साइज छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि केटाइन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर शील्डिंग। और एनाइन के केस में अपोजिट होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जब एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसको उसके अंदर मूव करने के लिए स्पेस भी चाहिए, तो उसको अपने शेल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। शेल बढ़ेगा तो वो मूव कर सकेगा ना, तो उस मूवमेंट की वजह से भी एटम का जो साइज है वो बढ़ जाता है।
तो इससे भी आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ कर आते हैं कि इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका क्या मतलब है। यानी आप सोडियम है ना, सोडियम तो होता है मेटल की फॉर्म में, आप इसको हीट करें, इतना हीट करें कि ये गैसियस स्टेट में चला जाए। किसी भी चीज को इतना हीट करना कि वो गैसियस स्टेट में चला जाए और फिर उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जितनी एनर्जी आपने उसको प्रोवाइड की होगी वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। ये फैक्टर्स आप लोगों ने ज़हन में रखने हैं कि किन किन फैक्टर पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अगर हम ट्रेंड देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, तो आप लोगों ने तो 10th क्लास में बड़ा सिंपल सा ट्रेंड पढ़ा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है और अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी देखें 496 है, मैग्नीशियम की 738 है, यानी बढ़ रही है ना। लेकिन एल्यूमिनियम की 578, यानी इन दोनों में फिर वो मसला आ गया। जिस तरह से हमें एनॉमलस बिहेवियर वहां ऊपर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में देखने को मिला था, इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी में एनीवेज ये 789 789 हो गई, ये 1012 बढ़ रही है, ये फिर कम हो गई, ये बढ़ रही है, ये फिर बढ़ रही है। जनरल ट्रेंड तो ये है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ये तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाता है। जब जितना एटम का साइज छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होता जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आप लोग दो जगहों पर बड़ा ही डिफरेंट बिहेवियर देख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक अगेन ही हमारे पास ये फास्फोरस और सल्फर के केस। ये दो जगहों पर आपको एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें 738 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है और एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 578, यानी कम होनी इसको ज्यादा चाहिए थी। ये 578 नहीं होनी चाहिए थी, ये 1000 या 800 जितनी भी मैग्नीशियम से ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर जो क्या है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, आगे फिर नॉर्मल है। और फिर यहाँ पर सल्फर ने क्या किया, बजाय अपनी आयनाइजेशन एनर्जी को इंक्रीज करने के डिक्रीज शो किया। तो यहाँ पर वही पुरानी बात रिपीट होगी जो मैं ऊपर आपको बता कर आया हूँ कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। अब मैग्नीशियम का ये जो स्ट्रक्चर है बहुत स्टेबल होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं होता, यही वजह है कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। और सिमिलरली फास्फोरस और सल्फर के, फास्फोरस के केस में पीएक्स, पीवाई, पीजेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली हाफ फील्ड है, तो इनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। सल्फर में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान। हालांकि सल्फर का एटॉमिक साइज छोटा है, फास्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से फास्फोरस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है, ये अक्सर सवाल आता है पेपर में, why ionization energy of aluminium is less than magnesium although it should be greater than magnesium because ionization energy increases along the period। तो यहाँ पर ये देखें आप, स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, 3s2, इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, s में होते हैं, ये कंप्लीट फील्ड है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में देखें, p सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, या तो 3 होते या 6 होते। 3 होते तो कंप्लीट हाफ फील्ड, 6 होते तो कंप्लीटली फील्ड, लेकिन ये किसी रूल को फॉलो नहीं करा, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। और इसी तरह से आपको फास्फोरस और सल्फर में भी चीजें देखने में मिलती हैं। फास्फोरस के केस में देखें एक एक इलेक्ट्रॉन, px, py, pz तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली हाफ फील्ड की कैटेगरी है। इसमें क्या है कि एक में 2 है, बाकी 2 में एक एक है, ये ना तो कंप्लीट फील्ड है ना ही कंप्लीट हाफ फील्ड है, किसी रूल को फॉलो नहीं करते, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी क्या है, कम। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी का और उसके एनोमलस बिहेवियर का या डिफरेंट बिहेवियर का, कि दो जगहों पर। अच्छा, ज्यादातर आप लोगों को यहीं पर ही जो है वो चीजें देखने में मिलती हैं, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, फास्फोरस और सल्फर, इन्हीं के अंदर ही मसले आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में भी और आयनाइजेशन एनर्जी में भी। तो ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह से ज़हन में रखनी है। रूल मैंने आपको बता दिया है, अगर आप उस रूल को ज़हन में रखेंगे तो इसका जवाब देना बहुत आसान होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप इसकी डेफिनेशन पढ़कर आते हैं कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के बाद एक एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम
पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और इसके बारे में आप लोग पढ़ कर आते हैं कि जो हैलोजेंस होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इनका एटॉमिक साइज सबसे कम है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उसमें कोशिश में रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है, एल्यूमिनियम की उससे ज्यादा है। तो आहिस्ता आहिस्ता अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो ये 3 तक जा रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। पॉलिंग ने ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके मुताबिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ हैलोजन को नहीं लिखा हुआ। बहुत सारी जगहों पर आप हैलोजन को एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि हैलोजन का जो बिहेवियर है, सॉरी हैलोजन कह रहा हूँ, नोबल गैस, यहाँ नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस का जो बिहेवियर है ना वो बड़ा ही डिफरेंट होता है। इनमें जो आखिरी शेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनको जरूरत ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ना बॉन्ड बनाने की, ना किसी चीज को अट्रैक्ट करने की। तो इसलिए इनका बिहेवियर बहुत सारी जगहों पर हम स्टडी ही नहीं करते, इनको एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में आर्गॉन को यहाँ नहीं बनाया गया, और अगर बनाया भी जाता तो आर्गॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होने के बराबर है क्योंकि ना तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ना अट्रैक्ट करता है, ना शेयर करता है। तो इसलिए उसकी ये प्रॉपर्टी ही नहीं है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करे। एनीवेज, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 3-4 चीजें डिस्कस की हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 2 एटॉमिक साइज, नंबर 3 आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी में 2 जगहों पर हमें डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिला। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नई प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे थर्ड पीरियड की। देखिए हमारा जो फोकस है वो थर्ड पीरियड ही रहेगा कि हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की ही बात करनी है। तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।